आज के टाइम पे इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग एप्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ड्रीम 11 एंड माई 11 सर्कल जैसे फैंटासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म लोगों को लाखों रुपए जीतने के सपने दिखाते हैं। सिर्फ नए यूजर्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स भी इन प्लेटफॉर्म्स को एंडोर्स कर रहे हैं, जिससे आम आदमी इसके तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जी, अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे सपने बेचते हैं जो शायद कुछ चंद लोगों के ही सच होते हैं। लोग अपनी पूरी जमा पूंजी इन गेम्स में लगा देते हैं और बर्बाद हो जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी सोसाइटी इतनी बैडली इन प्लेटफॉर्म से इम्पैक्ट हो रही है तो कोई लॉ इसको रेगुलेट करने के लिए है या नहीं। तो इसके पीछे का कानूनी दायरा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है, जो ब्रिटिश एरा में बनाया हुआ एक पुराना कानून है और ये लॉ डिसाइड करता है कि गैम्बलिंग इंडिया में लीगल है या नहीं। अगर इस एक्ट के बारे में और बात करें तो 1867 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बनाया था और इसका मेन पर्पस था इलीगल गैम्बलिंग को रोकना। जी, ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग को ब्रिटिशर्स या कोई दूसरा एम्पायर इंडिया में लाया है, बल्कि इंडिया के एंशिएंट टाइम से ही हमें गैम्बलिंग के हजारों एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है महाभारत, जहां पे पूरा वॉर ही गैम्बलिंग के कारण लड़ा गया था और जहां पे जुए में पांडव अपना राजपाट इवन पत्नी तक को हार गए थे। अगर इस एक्ट के बनाने के मेन रीजंस के बारे में बात करें तो 19th सेंचुरी में गैम्बलिंग बहुत कॉमन हो गई थी, जो क्राइम और एडिक्शंस को बढ़ावा दे रही थी। इवन ब्रिटिश सरकार का भी मानना यह था कि गैम्बलिंग का बिजनेस बिना किसी रेगुलेशन के नहीं चलना चाहिए। गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज को पब्लिक मोरालिटी के लिए भी खतरा माना जा रहा था और बहुत सारे गैम्बलिंग्स लाइक डाइस गेम जैसे कि जुआ, चौपार और एनिमल फाइटिंग्स जैसे कि कॉक फाइटिंग एंड बुल फाइटिंग्स वायलेंस को बढ़ावा दे रहे थे और लोगों को पैसे गंवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। अगर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के मेन प्रोविजंस के बारे में बात करें तो क्योंकि ये बहुत पुराना एक्ट है, तो अगर कोई गैम्बलिंग हाउस चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर कोई गैम्बलिंग खेलते हुए पकड़ा गया तो उसे 100 रुपए तक का जुर्माना या फिर 1 महीने की जेल हो सकती है। ऑथोरिटीज बैटिंग और गैम्बलिंग से जुड़ी हुई सारी चीजें कॉन्फिस्केट कर सकती है, लेकिन अगर कोई गेम स्किल के बेस पे ऊपर खेला जाता है तो उसको ये एक्ट अलाउ करता है और यही इस एक्ट का सबसे बड़ा लूप होल है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस एक्ट की कमियों की बात करें तो क्योंकि 1867 में बनाया गया था तो आज के ऑनलाइन बेटिंग्स ऐप के लिए ये बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। गैम्बलिंग को स्टेट सब्जेक्ट में माना गया है, इसीलिए हर एक स्टेट का अपना अलग लॉ है और इस एक्ट में क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स क्या होता है और उसी का फायदा आज के ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स उठा रहे हैं। कि टेक्नोलॉजी आने के बाद गैम्बलिंग हमारे मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंच चुकी है, जहां ड्रीम 11, MPL और माई 11 सर्कल जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म सेल्फ क्लेम करते हैं कि वो स्किल बेस्ड गेम है और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के इस लूप होल का यूज करके लीगल बने हुए हैं। अगर हम इनके लीगल स्टेटस की बात करें तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ड्रीम 11 एक स्किल बेस्ड गेम है और इसीलिए इंडिया के कई स्टेट्स में इसको लीगल माना गया। इवन ड्रीम 11 भी क्लेम करता है कि ये टीम सिलेक्शन, स्ट्रेटजी और स्पोर्ट्स नॉलेज के बेस पर है, इसीलिए ये गैम्बलिंग नहीं है। हालांकि कुछ स्टेट्स जैसे कि तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसको बैन किया गया है क्योंकि ये एडिक्शन और फाइनेंशियल लॉसेस को बढ़ावा देता है। तो चलो आइए समझते हैं कि अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स के किसी कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो किसी भी कॉन्टेस्ट में महज 20 से 25% लोग ही जीत पाते हैं। अगर 10 लाख लोग किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें से 2 लाख लोग ही जीतेंगे, मतलब कि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो गई 20%। लेकिन उसमें भी
अगर टॉप रैंकर्स की बात करें तो वो महज 0.001% या फिर उससे भी कम होती है। अगर हम कोई क्रिकेट टीम ड्रीम 11 कॉन्टेस्ट में बनाते हैं तो हमारे पास टोटल 22 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से हमें 11 प्लेयर की एक टीम बनानी होती है। तो अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगाएं तो 22 में से 11 प्लेयर चुनने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि 22C11 होगी। सो जिसका फॉर्मूला होता है 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इनटू 22 माइनस 11 फैक्टोरियल। सो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक टीम बनाने के लिए हमारे पास 7,05,432 कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इसमें भी अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन का फैक्टर इंक्लूड करें तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कैप्टन के परफॉर्मेंस पे 2x पॉइंट और वाइस कैप्टन के परफॉर्मेंस के 1.5x पॉइंट मिलते हैं। सो उनका सिलेक्शन और भी ज्यादा इम्पैक्ट लाता है और डिसाइड करता है कि कौन टॉप रैंकर होगा। तो अब 11 प्लेयर्स में से हमें एक कैप्टन और बचे हुए 10 प्लेयर्स में से एक वाइस कैप्टन चुनना होता है। सो 11 में से कैप्टन चुनने की प्रोबेबिलिटी 11C1 और वाइस कैप्टन के लिए 10C1 होगी। सो ऐसे टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 7,05,432 इंटू 11 इंटू 10 इक्वल्स टू 7,75,97,000। मतलब कि 7,75,00,000 से भी ज्यादा टीम के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो यह बताता है कि एक परफेक्ट विनिंग टीम बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए ज्यादातर लोग अपने पैसे हारते हैं और कुछ चंद लोग ही इसमें जीत पाते हैं। अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1996 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस डॉक्टर के.आर. लक्ष्मणन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हॉर्स रेस बैटिंग एक स्किल बेस्ड गेम है, जहां पे हॉर्स एंड जॉकी के सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना होता है। और यही रूलिंग ड्रीम 11 के केस में एक लीगल प्रेसिडेंट बन चुकी है, जहां पे ड्रीम 11 आर्ग्यू करता है कि यहाँ पे भी टीम के सिलेक्शन के लिए आपको स्ट्रेटजी, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस, मैच कंडीशंस को देखना होता है, जिसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में यही 1996 के केस का रेफरेंस दिया था, और जिसके बाद इन सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को लीगल माना गया। भले ही सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में लीगल है, लेकिन इनके बैड इम्पैक्ट से हमारी सोसाइटी बची नहीं है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो गुजरात के वापी में एक 24 साल के लड़के ने लाखों रुपए ड्रीम 11 में हारने के बाद सुसाइड कर लिया। महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट टीचर ने अपनी पूरी सैलरी इसमें लगा दी। जब वो हार गया तो वो लोन लेने लगा, और जब लोन के पैसे वो नहीं चुका सका तो उसने सुसाइड कमिट कर लिया। बिहार में एक नौजवान लड़के ने ऐसे ही गैम्बलिंग में अपने लाखों रुपए गवा दिए, और आखिर में जब कर्जा बहुत बढ़ गया तब अपनी माँ के जेवर तक उसने बेच डाले। आंध्र प्रदेश में एक फार्मर ने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी, और जब पैसे पूरी तरीके से हार गया तो अपना घर तक वो बचा ना सका। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। आज अगर हम दुनिया भर में बात करें तो हर एक देश का अपना अलग कानून है जो गैम्बलिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। मैं उन कानून में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यूके की बात करता हूँ। जी, यूनाइटेड किंगडम ने अपने गैम्बलिंग एक्ट को 2005 में अमेंड किया। मैं उस गैम्बलिंग एक्ट के अंदर तो नहीं जाना चाहूंगा, बट यही कहूंगा कि जिस कंट्री ने हमारा गैम्बलिंग एक्ट 1867 में बनाया, उसने अपना खुद का 2005 में अमेंड कर लिया, लेकिन हम भी आज भी वही पुराने कानून का यूज कर रहे हैं बिना किसी संशोधन के, जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आखिर में ये कहूंगा कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जमाने के लिए पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुका है, और जब तक इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा तब तक ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच की ये डिबेट ऐसी ही चलती रहेगी, और हजारों लोग अपनी जिंदगियां ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है इस गैम्बलिंग एक्ट को फिर से सुधारने की और सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने की।
आखिर में अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।